Hello, Assalamualaikum students. How are you? Great, fine. Okay. अभी तक हमने मैट्रिसेस के बहुत सारी कंडीशंस कर ली हैं. हमने मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी कंडीशंस कर ली हैं. हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस कर ली हैं. तो आज मैं आपको लास्ट जो है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ. कौन सा वाला? जिसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है ना? तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के लिए, क्योंकि जिस पैटर्न पे अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो पैटर्न अभी तक सेम चलता हुआ आ रहा था. ठीक है ना? उसका अब जो है वो उसका लास्ट फेज है. ये अब जो है वो उसका क्या है? लास्ट फेज है. तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन तमाम चीजों से इन सब तमाम चीजों को हमने अब तक इंटरलिंक किया था. ठीक है ना? तमाम चीजों को हमने चेक करते हुए कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और जो है उसके अंदर फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो तमाम चीजें हम करते हुए आ रहे थे अब तक. ठीक है? तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आज की क्लास जो होगी वो हमारी वो होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन सम अदर कंडीशन. ठीक है ना? अब कंडीशन क्या होंगी? पास पेपर में इस तरह का सवाल आया हुआ है, तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कंडीशन कौन सी कह रहे हैं हम. जी, आपके सामने अब स्लाइड्स मौजूद हैं. ठीक है ना? तो डिस्कस करते हैं इसको. आज का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने न्यू टॉपिक के ऊपर. इसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने न्यू टॉपिक के ऊपर. ठीक है ना? फिर हम अपना मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है आज का वाला. तो इस जैसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इस जैसा क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है. तो आपने फोकस करना है कि मैंने इस सवाल में करना क्या है, हमने इस सवाल में करना क्या है मिलके ना. तो सबसे पहले आते हैं हम. क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एक्स, वाई, जेड एंड वी. क्या मालूम करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. इट्स मीन हमें जो है वो एक्स, वाई, जेड एंड वी मालूम करना है. ठीक है ना? सो दैट आपको गिवन है, क्या गिवन है? 4x प्लस वाई, जेड प्लस वाई, 3 इक्वल टू 3x, वाई, z एंड v प्लस x, 6 माइनस 1, 2v. ठीक है ना? अब मुझे आप एक बात बताएं कि कंडीशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम कहते हैं कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. हमने कैलकुलेट किया, बहुत दफा कैलकुलेट किया, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने चीजों को क्या किया था? कंपेयर किया था. हमने चीजों को क्या किया था? कंपेयर किया था. हमने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कंपेयर किया, और उसके बाद जो है उसके बाद उसकी वैल्यू निकाली हमने. हमेशा जितने भी आज से पहले हमने टॉपिक किए, जिसमें भी हमने आज से पहले टॉपिक किए, जिसमें भी हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, तो हमने इन द एंड क्या किया था? कंपैरिजन किया था. कंपैरिजन करने के बाद फिर आपकी जो भी वेरिएबल्स थे उन तमाम की वैल्यू आई थी. ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जरा चेक करते हैं. देखें आप लोग, तमाम लोग सामने देखें स्क्रीन पे. पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप बताएं मुझे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? जी बिल्कुल सही आपने कहा 3 से ये मल्टीप्लाई होगा. तो क्या कर दिया भाई आपने? ये पहला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज क्या हो गया? कॉपी हो गया, और इक्वल टू ऐसे ही रहा, और ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो गया? 3 से. 3x, 3y, 3z, 3v, तमाम वैल्यू क्या हो गई? 3 से मल्टीप्लाई हो गई. एंड देन प्लस x प्लस 6 माइनस 1 एंड 2v. ठीक है ना? अब और क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है? अब मजीद और क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है? आप बताएं मुझे, और सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है? अब इसके बाद सिंप्लीफाई हो रहा है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो. ये जो बीच में साइन है वो किसका है? एडिशन का है. ये जो बीच में साइन है वो किसका है? साइन ऑफ एडिशन का है. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है. तो ऐड करने पे मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टली ऐड करूं तो
3x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x प्लस x क्या हो जाएगा? 4x। 3y प्लस 6 ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्या? ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? आप बताएं ना, ऐड हो सकते हैं क्या? ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। तो इसका मतलब 3x प्लस 6 को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। हाँ जी, हम ये कर सकते हैं कि 3x प्लस x है, तो ये क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में 4x हो जाएगा, जबकि ये आपस में 3y प्लस 6 ही रहेगा, ये आपस में ऐड नहीं हो सकता। फिर 3z प्लस माइनस माइनस, तो 3z माइनस 1 हो जाएगा, ये 3z माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या ये मजीद सिंप्लीफाई होगा? 3z माइनस 1, 3z माइनस 1 नहीं होगा ना, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। अगर वेरिएबल सेम होते 3z माइनस z होता तो ये आपस में क्या हो जाता? ऐड हो सकता है, जाता। अभी तो इस कंडीशन में नहीं हो सकता। ये वाली बात क्लियर है बेटा? ये वाली बात क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया, जो वेरिएबल ऐड हो सकते हैं उसको ऐड करेंगे, जो ऐड नहीं हो सकते उनको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा वेरिएबल सेम है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो 3x प्लस एक्स हुआ तो क्या हो गया? 4x हो गया। इसमें y नहीं है, इसमें y है, तो इसका मतलब ये आपस में ऐड नहीं होगा। हम सिर्फ लिखेंगे क्या इसको? 3y प्लस 6 लिखेंगे। क्लियर? डन। फिर 3z प्लस माइनस माइनस 1, तो इसका मतलब 3z माइनस 1 होगा। ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वेरिएबल, सेम वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है सेम, तो इसका मतलब ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। नाउ अब किसको किसमें ऐड करेंगे? 3b प्लस 2b, 3b प्लस 2b क्या हो जाएगा? 3b प्लस 2b क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ये 5b हो जाएगा। 3b प्लस 2b इसका मतलब क्या हो गया? 5b हो गया। तो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अभी रीड किया आपके सामने, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैंने ये काम किया, इन सबको आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, शो कर दिया। अब इसके बाद स्टेप जो होगा वो क्या होगा? आपस में ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, ये आपका 4x हो जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। ये 3y प्लस 6 ऐसे ही रहा। 3z माइनस 1 ये ऐसे ही रहा। 3b प्लस 2b क्या हो जाएगा? 5b हो जाएगा। इसका मतलब ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5b हो जाएगा। बल्कि ये दोनों आपस में ऐसे ही रहेंगे। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो इसलिए एज इट इज ये क्वेश्चन से ही कॉपी करता हुआ एज इट इज रहा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन हियर? नो? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब चेक करो, देखिए यहां पर मैंने बात बोली थी, क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ये 4x हो गया, ये क्या हो गया? 5b हो गया। और ये दोनों वैल्यू वैसे ही रही जैसे कि लास्ट स्टेप में थी। मैं लास्ट स्टेप बाद दिखा देता हूँ आपको। लास्ट स्टेप ये रहा कि दोनों वैल्यूज आपस में ऐसे ही रही, ये 4x हो गया और ये 5b हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ये बात क्लियर कर दी कि ये 4x हो गया और ये 5b हो गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है? पॉसिबल है कि ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो? नहीं ना। ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है और ना ही राइट हैंड साइड पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। इट्स मीन कि अब ये वो स्टेज आ गई जहां पे हम क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। इट्स मीन यहाँ पे ये वो कंडीशन आ गई, अब इसको हमने क्या करना है? यहाँ पे कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन में कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? ए को ए से कंपेयर करते हैं, बी को बी से कंपेयर करते हैं, सी को सी से कंपेयर करते हैं, डी को डी से कंपेयर करते हैं। या मेरा लेजर देखें, चेक करें, ए को ए से कंपेयर करेंगे, बी को बी से कंपेयर करेंगे, सी को सी से कंपेयर करेंगे, डी को डी से कंपेयर करेंगे। तो नाउ वी कंपेयर इट। फर्स्ट 4 इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
फिर x प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, इधर उधर कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात है। z प्लस v is equal to 3z minus 1, तो z प्लस v is equal to 3z minus 1, ये v है y नहीं है, ये v है y नहीं है, ठीक है ना, ये लग रहा है y लेकिन v है, ठीक है। इसका मतलब z प्लस v कंपेयर किससे हो गया, 3z माइनस 1 से हो गया, एंड लास्ट 3 इज इक्वल टू 5v, ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल्स थे, कितने वेरिएबल्स मालूम करने थे, 4 वेरिएबल्स x y z एंड v, 4 वेरिएबल्स, तो इसका मतलब कि इक्वेशन जो बनी वो कितनी बनी, यहाँ पे 4 इक्वेशन बन गई, ठीक है। याद करो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितने वेरिएबल्स हमें मालूम करने होंगे उतने हमारे पास कम से कम इक्वेशन होनी चाहिए। कोई भी सिनेरियो बनाओ, कोई भी कंडीशन करो, कोई भी सिनेरियो बना के आप उसको कंप्लीट करो, आपके पास वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास उतनी इक्वेशन बननी चाहिए हर हाल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, गॉट इट, ओके। ना अब मुझे बताओ कि इन चारों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, वेरिएबल जो है वो सिंगल वेरिएबल किस किस इक्वेशन में, यानी एक ही तरह का वेरिएबल, एक वेरिएबल जो है वो इन चारों इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन में, लेट चेक इट, नाउ वी लेट चेक इट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या सिर्फ x इन्वॉल्व है, इसका मतलब मैं 4 से 4 कट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सिंपल। और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, अगर मैं x की वैल्यू को इसमें प्लेस कर दूं तो आंसर किसका आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं इक्वेशन नंबर 1 से और 2 में पुट कर दूं तो आंसर किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, v। अगर मुझे v की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका मतलब ये 5 v से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बताओ 3 डिवाइड बाय 5 होगा या 5 डिवाइड बाय 3 होगा, 3 डिवाइड बाय 5 होगा या 5 डिवाइड बाय 3 होगा, यस ऑब्वियसली ये होगा 3 डिवाइड बाय 5। समटाइम कॉपी पेपर के अंदर सवाल आते हैं ना, तो हमारी कॉपी हम जब चेक कर रहे होते हैं तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या लिख रहे होते हैं, इसको 5/3 कर देते हैं, तो 5/3 का मतलब अलग है और 3/5 का मतलब अलग है, दोनों चीजों का मतलब अलग है, हर सिनेरियो कंडीशन का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं सबसे पहला काम ये कर लूं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूं और यहाँ से v की वैल्यू निकाल दूं, और तो फिर उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करके हम क्या कर देंगे, x y z और v की वैल्यू मालूम करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाले, पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि एक्स वाई इसमें तो नहीं है ना, एक्स वाई किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की जगह पे x की वैल्यू मिल सकता है, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से देखते ही पता लग रही है कितनी है, 1 है, तो उसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे जहाँ पे x आया हुआ है वहां पे लिख दूं 1 लिख दूं, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x खत्म हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आगे देखते हैं सिंपलीफाई, देखेंगे ये काम किया, पहले x की वैल्यू मालूम की कितनी आ गई, 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 से 1 आ गई। फिर मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4 से v की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर दिया, v की वैल्यू निकाल दी, 5v इक्वल टू 3 था तो 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ था, वहां जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। तो हमने कह दिया कि हमारे पास x की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, हमारे पास दोनों की वैल्यूज मालूम है, मालूम हो गई हैं, ठीक है, हमें दोनों की वैल्यूज यहाँ पे मालूम हो गई हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब इसको इक्वेशन नंबर, अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर
पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट x की वैल्यू जो फाइंड की है आपने, इसको कहाँ प्लेस कर दें? 2 में प्लेस कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दें। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एज इट इज कॉपी हो गया। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एज इट इज क्या हो गया? कॉपी हो गया। और x की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे x था इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब 1 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब ये हुआ 3y यहाँ पर है और 1y यहाँ पर है, तो ये प्लस का y वहां जाएगी क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। ये देखें, इसके बाद का स्टेप ये रहा इसके सामने, ये y यहाँ प्लस में है, वहां जगह क्या हो गया? माइनस में, तो ये माइनस का y हो गया। ये प्लस का 6 राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो गया? ये माइनस का 6 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू प्लेस की है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दी। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, x की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी, तो y को एक जगह पे करें, y को एक जगह पे करें, और जिसमें y नहीं होंगे एक जगह पे करें, ठीक है ना? जिसमें वेरिएबल है उसको एक जगह पे करें, जिसमें वेरिएबल नहीं है उनको दूसरी साइड पे करें। वही काम किया। यहाँ पे एक y क्या था? प्लस में था, वहां जगह क्या हो गया? माइनस में हो गया। और यहाँ पे 6 जो है वो प्लस में, वहां जगह क्या हो गया? माइनस हो गया। इट्स मीन कि 3y माइनस 5 कितना हो गया? 2y। और 1 माइनस 6 कितना हो गया? -5 हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। यहां तक कोई मसला? क्लियर है हर चीज? थोड़ा देख लें, कोई हर चीज देख लें, कोई मसला? अभी तक चीजें बहुत सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी चल रही थी, ठीक है ना? अब थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा हायर होगा। वो हायर स्टेप क्या होगा? क्योंकि y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है। y की वैल्यू किस में आ गई है? फ्रैक्शन में आ गई है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू कितनी है? 3/5। b की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर इसमें पुट करूं, 3 में पुट करूंगा तो क्या होगा? देखें आप, पुट v इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इस v की वैल्यू को कहां प्लेस कर दिया? इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? z प्लस बी इज इक्वल टू 3z-1। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। बात में तो कोई फर्क नहीं है ना, बात तो एक ही है, कंडीशन तो एक ही है। अब v की जगह पे देखो, v की वैल्यू कितनी है? 3/5। ये आ गया 3/5, ये आ गया 3/5। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हमने कहा कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें वेरिएबल है उनको एक साइड पे कर दो, और जिसमें वेरिएबल नहीं है उनको दूसरी साइड पे कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि z यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। ये हो गया माइनस में। और ये +1 यहाँ पे था, वहां जाएगा क्या होता है? ये -1 था, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये हो गया +1। अब ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? हम्म क्या किया हमने? हमने v की वैल्यू को हमने कहा था पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो v की वैल्यू पुट कहाँ हो गई? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट हो गई। तो जहां पे v था वहां पे क्या आ गया? 3/5 आ गया। बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी रही, बाकी तमाम चीजें बिल्कुल वैसी की वैसे ही रही। सिर्फ v की जगह पे क्या आ गया? v की वैल्यू आ गई।
इसके बाद फिर हमने कहा था जिन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है उनको इक्वेशन के एक तरफ रखो, और जिसमें वेरिएबल्स नहीं है उनको एक तरफ रखो। तो ये प्लस का जेड वहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा, और ये माइनस का वन वहां जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। हो गया यहां तक कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब मसला आगे आएगा, अब इसके बाद वाले स्टेप में मसला है। 3z माइनस जेड कितना हो गया, 2z हो गया। अब मुझे बताओ ये कैसे आया। इसको देखते हुए आप मुझे बताओ कि ये कैसे आया। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहा आपने, आपने सोचा कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3/5, 3/5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब एलसीएम 5 होगा, इसको हम लिखेंगे 3/5 ना, अपॉन में करके लिखना, 5 स्लैश डाल के नहीं लिखना, ठीक है ना। 3/5, फिर जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 5 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, और +3 ऊपर का ऐसे ही रहा। जब भी एलसीएम निकाल दे तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। वो तरीका क्या है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। स्टेटमेंट डायलॉग लिख लो अपने पास। क्या बोला मैंने कहा नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड देन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब चेक करो यहाँ पे इस कंडीशन में 1 के नीचे क्या है 1, 3 के नीचे क्या है 5, 1 5 जा 5, नीचे अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 3/5 था, 5 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा, और 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो 5 + 3 हो गया। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका। ठीक है, जहां कभी भी मुश्किल लगे एलसीएम निकालना तो वहां पे बड़े आराम से आप ये काम कर लो बगैर कुछ सोचे समझे कि एलसीएम निकालने का तरीकेकार क्या है। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। वरना एलसीएम निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके यहाँ बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम जाएंगे तो वहां पे आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप एक डायलॉग लिख लें अपने पास कि नीचे वालों को, इसका मतलब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे एंड देन मल्टीप्लाई होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया 3/5, 5 मल्टीप्लाई किससे हुआ 1 से, तो 5 1 जा 5, इसलिए नीचे 5 आ गया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, तो ये आपका 5 + 3 हो गया। इसमें अब कोई मसला, एलसीएम निकालने में कोई मसला, यहाँ पे एलसीएम निकालने में कोई मसला किसी को, हर चीज क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बहुत जीनियस हो गए आप लोग, इसका मतलब। ठीक है, गुड, शाबाश। चले अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप अगले स्टेप में लिख लो 2z = 8/5। इसके बाद वाले स्टेप में एक और स्टेप बढ़ा लो। क्या बढ़ाओगे आप एक स्टेप, 2z = 8/5। ये आपने एक स्टेप क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया एक स्टेप, ताकि काम और आसान हो जाए, ताकि काम जो है वो और आसान हो जाए। ठीक है, अब 2 जो है वो z से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो किसके पास जाएगा टू? ये टू किसके पास जाएगा? 5 के पास जाएगा ना। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये टू जो है वो यहाँ पे न्यूमिनेटर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर के पास गया, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 5 है। तो फिर नंबर टू जो है वो टू 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 × 5, टू यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ था, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हो गया 2 × 5। चाहे तो आप इसको 2 5 10 करके कट ऑफ कर दें, या फिर यहीं पे कट ऑफ कर दें, 2 1 2, 2 4 8। आपका जेड का आंसर आएगा कितना, 4/5। क्लियर बच्चे लोग, क्लियर है? फर्स्ट वेरिएबल x इक्वल टू 1, y की वैल्यू -5/2, b की वैल्यू 3/5 एंड z की वैल्यू 4/5। कितने वेरिएबल्स मांगे थे, 4 वेरिएबल्स मांगे थे। आपका आंसर यहाँ पे हुआ खत्म। ठीक है, ये आखिर में एक रिजल्ट शो कर दो। ये एक अच्छा पॉइंट रहता है कि जब तमाम चीजों को ना, चेकर को आंसर ढूंढना ना पड़े, आंसर सामने मौजूद हो जाए ना, चेकर की नजर जो है वो सीधे कहाँ जाती है, आपके आंसर पे जाती है। कौन चेक करता है इसने आंसर सही निकाला है, ओके ठीक है आगे बढ़ो चलो। अमूमन मेजोरिटी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क जो था आज का, ये कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज हम जो है अपने नेक्स्ट क्लास में अब न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब न्यू टॉपिक करेंगे। वो न्यू टॉपिक क्या होगा देखेंगे, सरप्राइज है आपके लिए। यहाँ शेयरिंग मैंने ऑफ कर दी, और जो है वो आपको बताना चाहूंगा कि न्यू टॉपिक के अंदर अब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीजें कर चुके, सारी चीजें हमारी हो गई। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी हो गया हमारा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट्स का, हो सकता है इनवर्स का, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं अभी इस कोर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स सी क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।